नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अंतिम बैठक में मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर किया पलटवार। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा 70% हिमाचलियों को नौकरी न देने वाले उद्योगों पर होगी कार्रवाई। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तपोवन विधानसभा परिसर में पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 5 बैठकों में 28 घंटे हुई चर्चा। हिमाचल कांग्रेस के मुखिया कुलदीप सिंह राठौर ने धर्मशाला के जोरावर मैदान में युवा कांग्रेस की रोष रैली के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुई लाठीचार्ज की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण दिया करार। सरकार पर जनता की आवाज दबाने के लगाए आरोप। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। वाराणसी में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला लौट आए और उन्होंने हिमाचल विधानसभा की शीतकालीन सत्र की अंतिम बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर और बाहर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। शीत सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में विपक्ष के पर्यटन निगम की संपत्ति निजी हाथों में देने के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन निगम की संपत्तियां तो कांग्रेस सरकार ने बेचनी शुरू की थी। उन्होंने कहा कि छावड़ा स्थित वाइल्ड फ्लावर हॉल से जुड़ा मामला सबको विदित है। हिमाचल विधानसभा की शीतकालीन सत्र की अंतिम बैठक में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर खूब हमले किए। पर्यटन निगम की संपत्ति को बेचने के विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में पर्यटन निगम की बेशकीमती संपत्तियों को किस तरह निजी हाथों में सौंपा गया यह किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने जो पर्यटन निगम की 5 संपत्तियां निजी हाथों में सौंपी है उसमें सरकार ही मालिक है और सरकार के मापदंडों के अनुसार ही संपत्ति का इस्तेमाल कंपनियां कर सकेगी और अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है तो सरकार उन्हें वापस ले लेगी। वहीं वाराणसी में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री परिषद की प्रधानमंत्री के साथ बैठक ऐतिहासिक रही है और बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में भारत को किस तरह से और मजबूत बनाना है इसको लेकर भी बैठक में रोड मैप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी धार्मिक स्थल के लिए तो प्रसिद्ध है ही लेकिन अब पर्यटन का केंद्र भी बन गया है। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री के सदन से गायब रहने के विपक्ष के आरोप पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री को दौरे की जानकारी दे के गए थे। ऐसे में विपक्ष के नेता को यह जानकारी अपने विधायकों को देनी चाहिए थी। बहुत अच्छा रहा और मुख्यमंत्री परिषद की ये बैठक बहुत ऐतिहासिक रही है। प्रधानमंत्री जी ने पूरा समय मुख्यमंत्रियों के साथ सारी चर्चा के लिए दिया। प्रदेश और केंद्र की योजनाएं और उसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमारा मार्गदर्शन हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो जो काशी में पिछले कुछ अरसे में जो परिवर्तन हुआ है सारा डेवलपमेंट की दृष्टि से, इतने सारे प्रोजेक्ट्स तो बिल्कुल ही बदल गया। और वहाँ ख़ास तौर से जो नौका विहार और उसके साथ साथ में नई चीज़ों की एडिशन वहाँ पर की गई है, उस कारण से वो धार्मिक आस्था का तो एक बहुत बड़ा केंद्र है ही, लेकिन उसके साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा केंद्र अब बन गया है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बहुत लंबे अरसे से नहीं हुई थी, लगभग 2 वर्षों से, जब से कोविड का दौर आया। तो अभी बैठक हुई तो हमको अपने प्रदेश की सारी जो योजनाएं हैं, योजनाओं के साथ साथ में जो हमारे कार्य चल रहे हैं उनके संदर्भ में बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। वहीं प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार की योजनाएं और उसके बाद आगे रोड मैप किस प्रकार से हमको काम करना है, किस मजबूत भारत का निर्माण करते हुए आगे बढ़ना है, उन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत विस्तार से बात की। हम विपक्ष को बता करके गए थे, विपक्ष के नेता
अगर आगे नहीं बताते हैं, सबको बताना तो संभव नहीं था कि मैं सबको ही बुला करके बताता, लेकिन मैंने विपक्ष के नेता को बहुत पहले ही सूचना दे दी थी। जिस दिन मुझे इस बैठक की जानकारी मिली, उसके पश्चात हमारा मिलना जब हुआ यहाँ पर, तब मैंने उनको बताया था कि मुझे 13 तारीख को जाना है और उसके बाद में 15 तक, आज भी हालांकि कार्यक्रम का एक हिस्सा मैं छोड़ करके आया हूँ, यही सोच करके कि विधानसभा का सत्र चला है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए यहाँ पहुँचा हूँ। बाकी मुख्यमंत्री आज भी उस कार्यक्रम में हैं। किस संपत्ति की बात कर रहे हैं वो? जहाँ टूरिज्म के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने सिर्फ और सिर्फ जो है चलाने के लिए, उनको संचालित करने के लिए 2-3 जगह हमने कुछ प्रोजेक्ट्स को काम देने की बात कही है। उसको बेचना नहीं बोलते हैं, मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार ही रहेगी और जब ऐसा लगेगा कि वो ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। लीज पर जो दिया जा रहा है काम करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है, वापस लिया जा सकता है और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के शर्तों के मुताबिक चलेगा। और मैं विपक्ष वालों को इस बात के लिए पूछना चाह रहा हूं, वाइल्ड फ्लावर हॉल ये क्या वजह रही? सरकार की, मैं कह सकता हूं कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो है एक प्राइवेट कंपनी को दे दी और उसमें से क्या हासिल हो रहा है, इसका जवाब उनके पास नहीं होगा। तो इसलिए बेचने वाले तो वो हैं और उनका बस चलता तो वो बहुत कुछ बेच देते हैं, लेकिन तब तक के लिए सारी चीजें उनके बस में रही नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा परिसर तपोवन में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में बिल्व पत्र का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कुल 68 पौधे रोपित किए गए। विपिन सिंह परमार ने चिनार और मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं विधायकों ने आंवला, भेड़ा, बोटल ब्रश, कमल तारा सहित चिनार के पौधे रोपित किए। वहीं देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अलर्ट है। सरकार ने कोविड-19 से बचाव में बेहतर प्रबंधन किया था और अब ओमिक्रॉन से निपटने के लिए भी सरकार ने हर स्तर पर तैयारियां कर ली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि पौधों की हमारे जीवन में बेहद अहम भूमिका है। इनके बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को रोकने में वनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्ष हर तरह के प्रदूषण को रोकते हैं, जैव विविधता बनाए रखते हैं और प्राणियों को स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। उन्होंने लोगों से खाली भूमि पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का आह्वान किया। यह कार्यक्रम गैर सरकारी संगठन और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी गुंजन संस्था के निदेशक संदीप परमार, परियोजना निदेशक विजय कुमार और केंद्र सरकार की राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी की निदेशक ज्योति शर्मा भारद्वाज उपस्थित रहीं। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष जी ने यहाँ इस कैंपस को पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल बना रखा है, बहुत अच्छा बना रखा है और इसमें और एडिशन करने के लिए आज जो प्लांटेशन की है उसे मैं समझता हूँ कि अलग अलग वैरायटीज़ के जो प्लांट्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण और भी यहाँ सुंदरता भी बढ़ेगी और पर्यावरण को भी और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। कोविड का ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, चिंतित तो सभी लोग हैं इसमें, पूरी दुनिया में, देश में भी। जहाँ तक अगर प्रदेश की अगर बात कह रहे हैं तो हम भी सब लोग चिंतित हैं सारे विषय को लेकर के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये माना जा रहा है कि ये वेरिएंट जो है, जो डेल्टा वेरिएंट था, उससे ज़्यादा खतरनाक नहीं है। संक्रमण की दृष्टि से इसको बारे में कहा गया है कि ये स्प्रेड इसका फास्ट है भले ही, लेकिन अभी तक जो जानकारी हमको हासिल हुई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जहाँ तैयारियों की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हमारी तैयारियाँ बहुत अच्छी हैं और कोविड के सारे इसको हमने मैनेज किया है, पहले से किया है और आने वाले समय में भी अगर इस तरह की अगर सिचुएशन आती है तो सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है तैयारियों में। हिमाचल विधानसभा की शीतकालीन सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। सत्र के समापन पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि शीतकालीन सत्र में कुल 5 बैठकें हुई, जिनमें 28.5 घंटे चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को रात 9:15 तक चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि इस सत्र में काफी महत्वपूर्ण सुझाव भी है। सत्र में
281 तारांकित और 138 तारांकित प्रश्नों के उत्तर सदन में दिए गए। नियम 61 में 1, 62 में 5, 130 में 7 प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए लाए। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि नियम 101 के 3 गैर सरकारी संकल्प सदन में प्रस्तुत किए गए, जबकि 5 विधेयक भी सदन में लाए गए, जिनमें से 3 में संशोधन भी प्राप्त हुए और उसके बाद विधेयक को पारित किया गया। उन्होंने सदन की कार्यवाही को चलाने में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से मिले सहयोग के लिए सभी का आभार जताया। तो ये इसका जो समय अवधि है 5 दिनों में 28 घंटे से ज़्यादा ये सत्र चला है और 14 तारीख को जो प्राइवेट मेंबर डे था उस पर भी प्रस्तावों के ऊपर चर्चा हुई। जो मैंने सत्र शुरू होने से पहले सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि आप नियमों की परिधि में मैं आपको बोलने का पूरा समय दूंगा और मैंने पूरा समय इस माननीय सदन के सभी सदस्यों को, चाहे वो प्रश्नकाल के समय की बात हो, चाहे वो अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा की बात हो, मैं भरपूर समय माननीय सदस्यों को यहाँ पर दिया है। और 13 दिसंबर का जो दिन था उस दिन हमारा सदन 9:15 बजे तक चला, जो एक कीर्तिमान बना। और ये कीर्तिमान इस रूप में भी देखा जा सकता है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी सदन के प्रति आस्था या जो विषय चर्चा के लिए है उनको अपनी बात रखने के लिए इस माननीय सदन में बैठना होगा, तो वो भी एक नया कीर्तिमान यहाँ पर चर्चा के रूप में बना है। और मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। मैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय का भी अधिकारियों का, कर्मचारियों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, कोरोना है, थमा नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ बढ़िया तरीके से कोविड के नियमों की पालना करने के बाद ये सत्र का संचालन हुआ। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग का भी आभार और मैं आपका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हमारी सारी बातों को आपने जिला, प्रदेश, देश तक पहुँचाया। और हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, इस स्वर्णिम हिमाचल को कहाँ ले जाना चाहते हैं, उसको आपने जन जन तक पहुंचाया। मैं प्रदेश के अधिकारियों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, मैं जिला प्रशासन का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप सभी के माध्यम से ये सत्र का संचालन बढ़िया तरीके से यहाँ पर संपन्न हुआ। और जब सत्र शुरू हुआ था तो 3 इस माननीय सदन के कभी रहे विधायकों को हमने श्रद्धांजलि दी। आपको नए वर्ष की बधाई और क्रिसमस की भी बधाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी के 4 वर्ष 27 दिसंबर को पूर्ण हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को बधाई। पालमपुर के IHBT में 1 दिवसीय स्वर्ण जयंती चाय मेले का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार कांगड़ा चाय के उत्थान के प्रति गंभीर है और इसी बजट में चाय नीति को लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा चाय को नई दिशा देने के लिए बागवानों की मांग के अनुरूप कृषि उपकरणों के लिए अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कांगड़ा चाय प्रदेश की धरोहर है और चाय बागवान इसे बचाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कांगड़ा चाय की मांग को देखते हुए इसकी वैल्यू वृद्धि करने पर बल दिया और हिमाचल टूरिज्म के होटल के मेन्यू में कांगड़ा चाय और प्राकृतिक खेती उत्पादों को शामिल करने की बात कही। उन्होंने चाय अधीन क्षेत्र को भी बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हींग और केसर उत्पादन में भी बेहतर परिणाम नजर आने लगे हैं और प्रदेश के गर्म जिलों जो पंजाब की सीमा से सटे हुए हैं उनमें दालचीनी के व्यापक उत्पादन की संभावना है। कृषि मंत्री ने कहा कि CSIR के सहयोग से कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में उन्नत किस्म की दालचीनी के उत्पादन की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में चाय पर एक बड़ा उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसमें देश भर से चाय उत्पादकों को बुलाया जाएगा और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। कभी ध्यान नहीं दिया, इस और भी जो है वो हमको आज ध्यान देने की जरूरत है। और ये पीड़ा जो है आप यहाँ पर बैठे हैं, मैडम श्रीवास्तव जी ने भी रखा, अपने राजेंद्र ठाकुर जी ने भी रखा,
बुटेल जी भी पहले कह रहे थे कि इससे पहले आप ये बात जो है वो करिए। तो मैंने इस को भी हम गंभीरता से जो है वो इस विषय को जो है वो ले रहे हैं। राजेंद्र जी ने इतने विषयों को जो है वो साथ में रखा कि जहाँ ऑक्शन सेंटर भी होना चाहिए नज़दीक, क्योंकि ये सारा 2000 किलोमीटर दूर कलकत्ता में है। और जो आदरणीय हमारे डॉक्टर संजय जी ने कहा कि प्रोडक्शन सेंटर यहाँ पर बने, तो मैं बैठे बैठे माननीय हमारे शर्मा जी अपना सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, और मैंने कहा कि हम जो फरवरी महीने में हमारा जो बजट सत्र आएगा, हम उसमें जो है वो आपके लिए टी पॉलिसी जो है वो चाय की टी पॉलिसी जो है वो लेकर के आएंगे, जिसमें जितने भी मदद जो है वो सरकार की तरफ से होगी, हम वो मदद जो है वो आपको करेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने धर्मशाला के जोरावर मैदान में युवा कांग्रेस की रोष रैली के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुई लाठीचार्ज की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने जयराम सरकार पर जनता की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए इस घटना की जांच करने और लाठीचार्ज के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मीडिया से मुखातिब होते हुए कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से निपटने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। राठौर ने कहा कि वह हाल ही में केंद्रीय नेताओं से मिले हैं। सभी ने उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत पर खुशी जताते हुए वर्ष 2022 में प्रस्तावित आम चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने को कहा है। देखिए, हम इस घटना की भर्त्सना करते हैं और हमारा जो युवा कांग्रेस के हमारे कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं यदुपति ठाकुर, उनको चोटें आई हैं और अभी मेरी सुबह उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से पुलिस के लोगों ने उन्हें बेदर्जी से वहाँ पीटा। तो मुझे लगता है कि ये गलत बात है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकें। तो हमारे जो युवा कांग्रेस के साथी हैं वो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, कोई ऐसी प्रोवोकेशन नहीं थी कि लाठीचार्ज किया जाए। लेकिन अगर किया है तो ये गलत किया है और सरकार को इसकी जो है छानबीन करानी चाहिए। और अगर बेवजह किसी को पीटा गया है तो जो लोग उसमें शामिल हैं, जो अधिकारी शामिल हैं, चाहे पुलिस के हों दूसरे हों, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अब चुनाव हमारे बिल्कुल मैं समझता हूँ दहलीज पे हैं और जो पिछला अभी हमारा जो हमने 4 उपचुनाव जीते हैं, उसके बाद निश्चित तौर पे जो है हिमाचल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का उत्साह बढ़ा है। लेकिन हमने बहुत गंभीरता से लिया है इन चुनावों को। आने वाले समय में हमारी जो गतिविधियां रहेंगी उसके लिए हम आपस में बातचीत कर रहे हैं और मैं लगभग आज 8 या 10 दिन के बाद वापस शिमला आया हूं, क्योंकि चुनाव के एकदम बाद मैं पदयात्रा में था, तो इसलिए मैं दिल्ली नहीं जा पाया। और अभी दिल्ली जाके मैंने हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनसे मुलाकात की। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी संगठन है वेणुगोपाल जी, उनसे मेरी बात हुई और पार्टी के और जो दिल्ली में वरिष्ठ नेता हैं उनसे मेरी चर्चा हुई। दिल्ली में बहुत अच्छा माहौल है हिमाचल को लेके और सभी ने हिमाचल के कार्यकर्ताओं को, हिमाचल के लोगों को बधाई दी है। खासकर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो है हमारा उत्साह बढ़ाया जब मैं उनसे मिला। लेकिन उन्होंने साथ में मुझे ये भी कहा कि आप पे बहुत बड़ी आगे जिम्मेवारी है, आपको चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए बिल्कुल सजग रहना है, तैयारी करनी है। और जयपुर में मैं थोड़े समय के लिए राहुल जी से भी मिला, वो भी इस जीत को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। उन्होंने भी हिमाचल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको बधाई दी है। तो मुझे ये लगता है कि इस जीत के बाद हमारा दायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जहाँ हमारे जो विरोधी हैं वो सकते में, लेकिन उनका भी पूरा प्रयास रहेगा कि इन चुनावों के बाद जो उनकी दुर्गति हुई है उससे वो निजात पाकर फिर से लड़ाई के लिए तैयार हों और हमें भी तैयार रहना है। तो मैंने तो एकदम चुनाव के परिणाम आने के बाद लगभग 12 क्षेत्रों में मैंने पदयात्रा की और 110 किलोमीटर के लगभग मैं पदयात्रा कर चुका हूँ और ये मेरा कार्यक्रम बदस्तूर जारी है। अभी मैं अगला कार्यक्रम बना रहा हूँ
क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी काफ़ी समय से चुनाव नहीं जीत पा रही है वहाँ मैं स्वयं जा रहा हूँ। तो ये कार्यक्रम हमारा जो है हमारा आगे पूरा जारी रहेगा और अभी हमारा जो सदस्य अभियान है वो चल रहा है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में बुधवार सुबह स्केटिंग का ट्रायल सफल रहा। सुबह 8 से 9:30 बजे तक आइस स्केटिंग रिंक के संचालकों, सदस्यों और पदाधिकारियों ने स्केटिंग की। 2 घंटे तक स्केटिंग का ट्रायल किया गया। ट्रायल सफल रहने के बाद से रिंक को सदस्यों के लिए खोलने का फैसला लिया है। रिंक के अभी 40 से 50% हिस्से में ही बर्फ जमी है। अन्य हिस्से में बर्फ जमाने का काम शुरू है। तापमान में आई गिरावट से रिंक के संचालकों को उम्मीद है कि जल्द ही पूरे रिंक में बर्फ जम जाएगी। देखिए, हमारी जो ट्रायल्स थी आज सक्सेसफुल रही हैं। आइस की जो कंडीशन है वो अच्छी है और मोस्ट प्रॉब्ली कल से हम जो है अपना फर्स्ट सेशन जो है शुरू कर देंगे। इवनिंग सेशन को तकरीबन 1 हफ्ता और लगेगा सर, क्योंकि आइस की जो दिन में कंडीशन है वो मौसम की वजह से थोड़ा सा जो है नमी हो जाती है उसमें, तो इस वजह से जो है इवनिंग सेशंस अभी टाइम लगेगा उसमें। हमारा जो मेन जो हमारे जो यहाँ के फीचर्स हैं वो है कार्निवल हमारा, जो 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में मौसम की अनुकूलता को देखते हुए किया जाता है। और हमारा जो स्पोर्ट्स इवेंट्स है जिसको हम जिम खाना बोलते हैं वो जनवरी के फर्स्ट वीक में शुरू किया जाता है। सर, प्रतियोगिता तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बाद ही कर पाएंगे। बाकी जो है हमारा मौसम के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो अगर मौसम का हमारे को साथ मिला तो हम ज़रूर कर पाएंगे। नहीं, पिछली बार भी जो है हमारा ट्रायल 16 तारीख को हुआ था, 16 दिसंबर को। तकरीबन उसी टाइम के बीच हमारा जो है सेशन शुरू होते हैं। सरकार द्वारा इस शीतकालीन सत्र में बैंकों के निजीकरण के उद्देश्य से बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 प्रस्तावित है, जिसका बैंक कर्मी पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। बैंक के अम्ब्रेला संगठन यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के माध्यम से बैंकों द्वारा इस प्रस्तावित विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध किया जा रहा है। विरोध स्वरूप यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन ने सभी सार्वजनिक बैंकों में 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के कन्वीनर नरेंद्र शर्मा ने बताया कि हमारे संज्ञान में लाया गया है कि सरकार संसद के चालू सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 पेश कर रही है। ये सभी जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सामान्य रूप से हमारे देश के आर्थिक विकास में और विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों और देश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कृषि, लघु व्यापार, लघु व्यवसाय, लघु उद्योग, परिवहन के विकास और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में प्रमुख भूमिका निभाई है। यूनियन पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि एकमात्र मुद्दा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का विशाल गैर निष्पादित एनपीए का था, जिसमें बड़ा हिस्सा बड़े कॉरपोरेट्स का था। उन्होंने कहा कि सरकार ने नए बिल के माध्यम से सरकारी क्षेत्र बैंक की हिस्सेदारी 51% से कम कर दी है, जो कि निजीकरण है। उन्होंने कहा कि बैंक एक सुरक्षित क्षेत्र था जिसमें युवा अन्य निजी नौकरी छोड़कर आ रहे थे, लेकिन अब वही युवा परेशान हो गए हैं कि बैंक भी निजी हाथों में जा रहे हैं। ये जो 2 दिन की स्ट्राइक है, ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, 4 ऑफिसर्स और 5 वर्कमैन यूनियंस 100% जो अम्ब्रेला कवर देती है पूरे ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज़ को ऑल ओवर इंडिया, उसके आह्वान पर हिमाचल में अंडर द बैनर ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन हिमाचल प्रदेश, सभी पदाधिकारी मेरे साथ हैं। हम लोगों के आह्वान पे 100% पूरे हिमाचल में ये 2 दिन की स्ट्राइक होगी। ये सुबह हम 11 बजे डीसी ऑफिस के पास शुरू करेंगे और 2 बजे तक ये स्ट्राइक रहेगी। ये बैंकों के निजीकरण के खिलाफ ये स्ट्राइक है, क्योंकि जिस तरह से सरकार बैंकों का निजीकरण के लिए एक बिल विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में लाई है, हमारा ये मानना है कि इस बिल के आने से बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम हो जाएगी और जिस भी संस्थान में सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम होती है वो टेक्निकली निजी हाथों में चला जाता है और उसकी मैनेजमेंट निजी हाथों में चली जाती है। और क्योंकि जैसा पब्लिक सेक्टर बैंकों का एक बहुत बड़ा देश के आर्थिकी के बदलाव में आज़ादी के बाद का रहा है, हम आत्मनिर्भर हुए हैं हर क्षेत्र में और दूर दूर के इलाके तक बैंकों की सुविधाएं आम जन तक हम पहुंचे हैं और आम किसानों तक। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव देश ने देखा है कि हम भूखमरी की स्थिति से आज फूड सरप्लस है, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, रोज़गार के पब्लिक सेक्टर बैंकों में बहुत बड़े अवसर हुए हैं और देश के प्रायोरिटी सेक्टर के लिए देश के कोने कोने में हम सेवाएं दे रहे हैं। और
इस सरकार की भी जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उसको, चाहे वो मुद्रा लोन की तहत हो और इसके डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के समय में हमने पूरी मेहनत से बैंक के साथियों ने काम किया, और जितने भी सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं वो हम चला रहे हैं। लेकिन अगर ये निजी हाथों में जाएंगे तो हम उसका घोर विरोध करेंगे, क्योंकि ये सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों के कर्मचारियों अधिकारियों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मंडी में सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय बनाने के सरकार के फैसले का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वागत किया है। विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि एबीवीपी मंडी में प्रदेश विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रही थी। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान विशाल वर्मा ने कहा कि मंडी में विश्वविद्यालय बनने से प्रदेश के उन हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा जो शिमला दूर होने की वजह से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे थे। शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय बनाए जाने का फैसला हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए अभूतपूर्व सौगात साबित होगा। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मंडी में प्रदेश विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से चला संघर्ष शिक्षा को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण व सर्वस्पर्शी बनाने के उद्देश्य से चलाया गया आंदोलन था। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है। विशाल वर्मा ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के उन हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा जो शिमला दूर होने की वजह से अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर पाते थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सीटें भी सीमित होने की वजह से कुछ विद्यार्थी उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। अब सरदार पटेल विश्वविद्यालय प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय बनने से लगभग 6 जिलों के विद्यार्थियों को यह सुविधा अपने घर के नज़दीक मुहैया हो सकेगी। उन्होंने कहा कि बीते 8 दिसंबर को मंडी में विद्यार्थी परिषद द्वारा इस मांग को लेकर छात्र हुंकार रैली का आयोजन भी किया गया था, जिसमें लगभग 5000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। विशाल वर्मा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से यह मांग भी करती है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय को चलाने के लिए निर्धारित मानदंड, मानक, सुविधाएं व प्रावधान है, उसी तरह से सरदार पटेल विश्वविद्यालय में भी सभी तरह के नियम लागू किया जाए और इस विश्वविद्यालय में आगामी सत्र से कक्षाएं भी सुचारू रूप से चलाई जाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले कल विधानसभा के अंदर प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय के रूप में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के एक्ट को पास किए जाने का स्वागत करती है। पिछले 2 वर्षों से विद्यार्थी परिषद ने हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षा को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण व सर्वस्पर्शी बनाने के उद्देश्य से मंडी में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर संघर्ष किया था। हम देखते हैं कि सरकारी विश्वविद्यालय हो चाहे वो महाविद्यालय हो, वहाँ पर अधिकतर मध्यम वर्गीय व निर्धन परिवारों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, जो हिमाचल के एक कोने में स्थित है और दूर दराज के क्षेत्रों के विद्यार्थी भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से भी शिक्षा के लिए शिमला को प्रेफरेंस नहीं दे पाते थे। और दूसरी तरफ हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में सीटें भी लिमिटेड थी, जिसकी वजह से भी बहुत सारे विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा हासिल करने का अवसर नहीं मिल पाता था। और अकेले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के ऊपर लगभग 290 कॉलेजों का कार्यभार आज के समय में है, जिसकी वजह से लाखों विद्यार्थियों का हर वर्ष प्रवेश परीक्षा और परिणाम करवाने में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को, चाहे वो परीक्षा परिणामों में देरी या परीक्षा परिणामों में अनियमितता, ऐसी अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो निश्चित रूप से जब हिमाचल प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय के रूप में सरदार पटेल विश्वविद्यालय खुला है तो हिमाचल के 6 जिलों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और निर्धन परिवारों के बच्चों को अपने घर के नज़दीक शिक्षा हासिल करने की सुविधा भी मिलेगी। और आने वाले समय में मंडी भी शिक्षा के हब के रूप में जाना जाए, वहां पर भी रिसर्च, टेक्नोलॉजी, शोध के विषय में मंडी के अंदर भी विद्यार्थी अपने क्षेत्र का नाम चमकाएं, ऐसी आशा विद्यार्थी परिषद करती है। एक बार पुनः हम सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं। शिमला जिला के रामपुर में महिला एवं बाल विकास परियोजना द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत आशा वर्कर व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, जिसमें बेटी है अनमोल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शगुन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मदर टेरेसा सशक्त महिला योजना सहित कई अन्य योजनाओं की आशा वर्कर व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर
एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रामपुर विकासखंड की आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसमें मुख्यतः पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट पर इनके साथ चर्चा की गई, इनको जागरूक किया गया ताकि ये लोगों को इस एक्ट के बारे में गांव-गांव तक लोगों को इस के बारे में जागरूक करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत इन्हें कहा गया कि जितना जल्दी हो सके प्रेगनेंसी को रजिस्टर करें ताकि उस प्रेग्नेंट महिला को ट्रैक किया जा सके। बुजुर्गों की सेवा में कार्यरत सामाजिक संस्था हेल्पेज इंडिया की ओर से शिमला के साथ लगती मूल कोटी पंचायत में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर में बुजुर्गों की स्वास्थ्य जांच की गई और आवश्यकता अनुसार निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। संस्था की ओर से पंचायत के गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए गए। वहीं स्थानीय पंचायत प्रधान ने संस्था की ओर से सामाजिक कार्यों, विशेषकर बुजुर्गों की सेवा और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। मेरे अंडर अभी एक ये मोबाइल मेडिकल यूनिट चलती है जो शिमला के कुछ ग्रामीण एरिया में हम लोग हर हफ्ते की जो फिक्स साइटें हैं वहाँ पे जाते हैं और लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं, उनको मुफ्त दवाएं देते हैं। आज हम लोग एक्चुअली हर साल हेल्पेज इंडिया बहुत सारे लोगों को कंबल डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसी सिलसिले में आज हम लोग मैंने रिक्वेस्ट की थी पर्सनली प्रधान जी से कि आप अपनी पंचायत के जो कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको मतलब इन कंबलों की ज़रूरत है, आप उनका नाम एक लिस्ट बना के रखिए। तो आज हम लोग मूल कोटी आए हैं। ये मूल कोटी लगभग मशोबरा से 15 से 20 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं और आप देख सकते हैं बहुत सारे नीडी लोगों को और बहुत सारे बुजुर्गों को आज हमने ये कंबल वितरित किए हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग तकरीबन लगभग 13 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हम लोग चला रहे हैं। 13 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हमारी पूरे हिमाचल में चल रही हैं और रीचिंग अनरीच हमारा टारगेट रहता है कि हम लोग कुछ दूर दराज के क्षेत्रों को कवर कर सकें जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं। तो ये 13 मोबाइल मेडिकल यूनिट लगातार पिछले कई वर्षों से लगी हुई हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग भी मतलब बुधवार के दिन हम लोग मूल कोटी इस पंचायत में आते हैं और लोगों का मुफ्त स्वास्थ्य जाँच करते हैं। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं ये शेड्यूल भी शेयर करना चाहूँगा कि प्रत्येक सोमवार को हम लोग भट्टा कुफर और सरगीन हम लोग कवर करते हैं। मंगलवार को हम लोग बैमलोई और रजाना कवर करते हैं और बुधवार को हम लोग इधर अपना धाटी कंडा, मूल कोटी, सीतापुर और बल्दियाँ कवर करते हैं और वीरवार को हम लोग पुराना जुनगा और पुजारली वाला एरिया कवर करते हैं और शुक्रवार के दिन हम लोग शनान गाँव, मलियाना और महली ये एरिया हम लोग कवर करते हैं। तो अभी लगभग हम लोग हर महीने 1400 से 1500 के आसपास हम लोग पेशेंट्स जांचते हैं, जिसमें से तकरीबन 500 से 600 बुजुर्ग लोग भी हर साल हर महीने में हमारे पास पहुंचते हैं। यहाँ पर ये जो हेल्पेज इंडिया द्वारा 5-6 महीने से जो हमारे पंचायत में सेवाएं दी जा रही है, ये गाड़ी हर बुधवार को यहाँ पे आती है और इससे हमारे गाँव को बहुत अच्छा लाभ मिला है, खास करके बुजुर्गों को, गरीब लोगों को जो शिमला जाने में असमर्थ समझते हैं खुद को, वो इस गाड़ी के माध्यम से स्वास्थ्य की सेवाएं जो ले रहे हैं उससे इन लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। मुफ्त में इन्हें दवाइयाँ मिल रही है और एक बहुत अच्छा मतलब ट्रीटमेंट का इसमें सिस्टम है। सब लोगों को बड़े अच्छे से मतलब ट्रीटमेंट दिया जाता है और आज जो यहाँ पे इसी हेल्पेज इंडिया द्वारा जो कंबल वितरण का जो आज कार्यक्रम रखा था, यह भी बहुत ही सराहनीय है। सभी गरीब लोग हेल्पेज इंडिया की इस पहल से बहुत ही खुश है और हम चाहते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक हेल्पेज इंडिया द्वारा हमारे गांव में ये सेवाएं दी जाती रहनी चाहिए और इससे हमारी जो गरीब जनता है उन्हें बहुत लाभ मिल रहा है और हम हेल्पेज इंडिया का समस्त ग्राम पंचायत मूलकोटी की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।